नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका IBPS राजभाषा के इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे खुशी की बात यह है कि 2025 और 27 का जो एग्ज़ाम है IBPS का, 2027-28 की वैकेंसी के लिए उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। सबको बेसब्री से इंतजार था क्योंकि 29 अगस्त को एग्ज़ाम घोषित कर दिया गया था पहले ही IBPS के कैलेंडर में। तो सब कह रहे कब नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा, कब हम तैयारी करेंगे अच्छे से। तो अब आपके पास तैयारी के लिए 2 ही महीने बचे। तो लोग पहले से अच्छी तैयारी कर रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो सोच रहे थे, जो इस चीज़ का वेट कर रहे थे, उनको थोड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत अब करनी पड़ेगी। और पीछे जो दिख रहा है मेरे, ये इधर देखिए, छात्रों के लिए बड़ा झटका। ये सच में बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। प्री में उतने ही प्रश्न रखे गए हैं, और लेकिन थोड़ा सा एक प्रोफेशनल नॉलेज का एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है। और इंग्लिश के जो प्रश्न है, 1 नंबर का 1% कर दिया गया है, और बाकी प्रश्न भी थोड़े थोड़े घटाए गए हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि इसमें घबराने की इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोचो कि आप कुछ बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है, तो आपको ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप अगर राजभाषा अधिकारी और अनुवादक की परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आपने आरबी हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी की होगी, या हिंदी अनुवादक की तैयारी की होगी, आपने RBI की आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो लगभग उसी पैटर्न पे अब चला गया है IBPS SOB। तो आपको दिखाएंगे कि मेंस में क्या बदलाव हुए हैं, नोटिफिकेशन कैसे आया है, क्या क्या चीजें हैं, कितनी वैकेंसी आई है, सब हम चर्चा करेंगे। बस इत्मीनान से, ध्यान से इस वीडियो का अंत तक फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको जो नए नोटिफिकेशन जो आया है, जिसमें बदलाव हुए, उसकी एक एक बारीकी आपको पता चल जाए। जितने कम से मैं पढ़ पाया हूँ उसको उतना मैंने पढ़ा है। क्योंकि अगर कोई आपके डाउट है तो अपने ग्रुप बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसको देख लेना। और आपको जो भी आपके डाउट है ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, और आपके जो आपके डाउट है उनका हल आपको दिया जाएगा, हल निकाल के आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर, देखते हैं क्या चीज आई है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कितनी फीस लगेगी, और क्रूशियल डेट क्या है। ठीक है। एज एज की जो छूट होती है, आयु की जो छूट है, वो किस कैटेगरी को कब तक है, तो उसके लिए क्रूशियल एज की क्रूशियल डेट क्या है। और हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारे जो सर्टिफिकेट होते हैं, उनकी क्रूशियल डेट क्या है, हम सब एक एक चीज के बारे में जानेंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अब अपने उस नोटिफिकेशन पे। 1 मिनट दोस्तों। मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फोटो को। कि आपको इसमें नोटिफिकेशन पूरा दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब आप। 1 मिनट। हम्म, बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है। ठीक है, ये देखिए। तो दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जिसने आज अभ्यर्थियों के होश उड़ा दिए, चक्के छुड़ा दिए। ठीक है। ये इसी नोटिफिकेशन की आज चर्चा हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ये CRP स्पेशलिस्ट का 16वां एग्जाम है, जो कि 2026-27 का एग्जाम है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसियों की बात हुई है, तो ये वैकेंसियों की बात हुई, ये वैकेंसी होगी 2027-28 के लिए। और एग्जाम है 2025, सॉरी 2026 और 27 का। तो दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि IBPS बदलाव करने की काफी समय से सोच रहा था। हाँ, इसमें जब हमारा एग्जाम हुआ था 2024 वाला,
तो एग्जाम का पैटर्न एकदम से उछाल खा गया था। ठीक है, उसके पश्चात पिछले 2025 वाला एग्जाम का जो मेंस का सिलेबस था उसमें थोड़ा सा इन्होंने ठीक दिया था। कट ऑफ बहुत हाई गई थी। और अब की बार कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है, क्योंकि पैटर्न ही चेंज हो गया है। अब आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी थोड़ी। आपको थोड़ा मोल्ड होना पड़ेगा, आपको थोड़े ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ज्यादा सेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, ज्यादा आपको सेक्शन कट ऑफ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलते हैं कि क्या क्या इसमें है। देखिए, आईबीपीएस एसओ का जो स्पेशलिस्ट एसओ का जो एग्जाम है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो सीआरपी जिसको बोलते हैं, उसमें लगभग 11 बैंक हैं। उनकी जो वैकेंसी है उसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर चुने जाते हैं, उनके लिए एग्जाम होता है। उसमें ये देखिए, आपको आईटी ऑफिसर्स हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स हैं, राजभाषा अधिकारी हैं, लॉ ऑफिसर हैं, एचआर पर्सनल ऑफिसर हैं, और मार्केटिंग ऑफिसर है। मैंने लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी को यहाँ पे इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि इनका जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो एकदम सेम पैटर्न का होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं, महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें, तो जो हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है, ठीक है, वो है 1 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक। ठीक है, यानी कि 21 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फीस भरनी है तो वो भी सेम ही है, 21 जुलाई की रात तक आप फीस भर सकते हैं। और करेक्शन विंडो मॉडिफिकेशन इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट, ये 2 दिन बाद खुलेगी क्लोजिंग डेट की। यानी कि आपकी ये खुलेंगी 21 और 22 और 23 के बाद, यानी कि 24 को आपका ये मॉडिफिकेशन की करेक्शन के लिए खुलेगा, जब वो करेक्शन करनी है वो। प्रीम जो ये प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम इसमें लिखा हुआ है, ये अगस्त है, और इन्होंने डेट पहले ही दे रखी है। आईबीपीएस बहुत कम बार चूकता है अपने कैलेंडर, वो अपना अपना कैलेंडर मेंटेन करके रखता है। तो मैं आपको पहले से आगाह कर देता हूँ कि 29 अगस्त को एग्जाम 99% होने जा रहा है, अगर कुछ ऐसे मतलब अपरिहार्य कारण नहीं हुए तो। ठीक, 29 अगस्त को अपना एग्जाम होने जा रहा है। और रिजल्ट जो आएगा ऑनलाइन एग्जाम का वो सितंबर में आ जाएगा। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा, और उसके तुरंत बाद अक्टूबर में ही अपना मेंस हो जाएगा। ऑनलाइन जो डाउनलोड जो इसमें दिया हुआ है, वो नवंबर में होगा। एडमिट कार्ड आपका अक्टूबर में हो जाएगा, यानी कि अक्टूबर के लास्ट अंतिम सप्ताह में आपका जो प्रवेश पत्र है मुख्य परीक्षा का, वो आपको मिल जाएगा। और जैसा इसको हम देखते हैं, यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह में आपका एग्जाम हो सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेंस एग्जाम की इन्होंने कहा है कि हम नवंबर के लास्ट तक दे देंगे। अगर पहले सप्ताह में एग्जाम हो रहा है, नवंबर के अंतिम सप्ताह तक ये अपना मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर देंगे। इंटरव्यू ये नवंबर और दिसंबर में, यानी नवंबर अगर अंतिम सप्ताह में वो आपका परिणाम परीक्षा मुख्य परीक्षा का परिणाम आता है, तो दिसंबर माह में आपका ये साक्षात्कार आयोजित करवा सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट की बात करें तो यानी कि जनवरी में आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। विद इन द 7 मंथ योर ऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंप्लीट बाय द साइड ऑफ आईबीपीएस। उसके बाद आपका बैंक जाने की, आपका बैंक आपको कब पोस्टिंग दे रहा है, कहाँ पोस्टिंग दे रहा है, ये कह रहे हैं कि हम प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी में कंप्लीट कर देंगे। और आईबीपीएस अपने वादों पे खरा उतरता है। सब इसीलिए मुझे ये एग्जाम बहुत अच्छा लगता है कि देश में कुछ ही एग्जाम है जो ढंग से कंडक्ट करवाए जाते हैं, और टाइमली उनका उन पे काम होता है, टाइमली एग्जाम होता है, और उसके बाद रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लोज किया जाता है। तो ये हम आगे देखते हैं हमारे लिए इस नोटिफिकेशन में क्या महत्वपूर्ण चीजें, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो सब जो इंडेक्स है वो है, मैंने इसमें हाईलाइट करके रखा है। आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीजें बतानी है कब से, ये बैंक है देखिए, इन बैंक की प्रेफरेंस आपको भरनी है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है। प्रेफरेंस पे मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दूंगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, यूको बैंक है एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, तो ये बैंक है जो कि पीएसयू में के अंतर्गत आते हैं। एसबीआई भी आता है, लेकिन एसबीआई अपनी वैकेंसी अलग से कंडक्ट करवाता है, उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग है। लेकिन जो ये 11 जो पीएसयू हैं, बैंक जो हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, ये आते हैं इसके अंतर्गत। अब अगर हम बात करें स्पेशलिस्ट ऑफिसर को, जब आप ज्वाइन करते हैं तो बेसिक पे आपका वेतनमान क्या होता है। ठीक है, तो लगते ही आपका वेतनमान, जो पीओ होते हैं, आईबीपीएस पीओ जो लगते हैं और आईबीपीएस एसओ लगते हैं, उनका वेतनमान एक समान होता है। 48,480 रुपये आपका बेसिक वेतनमान होता है। और अगर मैं ग्रोस सैलरी की बात करूं तो वो आपकी 89 के आसपास जाती है, सॉरी 79 के आसपास जाती है। ठीक है, और लगभग कट के आपको 70 अबो आपको मिल जाता है। इन हैंड सैलरी आपकी 70 अबो होती है। ठीक है, फिर ये जो दिया हुआ है 2000, ये जो बटे में 7 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपके 2000 के 7 इंक्रीमेंट लगेंगे 7 साल तक। फिर आपका बेसिक पे स्केल 2 यानी कि 62,480 वाला हो जाएगा। फिर आपका 2340 के 2 इंक्रीमेंट लगेंगे। फिर आपका बेसिक पे 67,160 हो जाएगा। फिर आपके 7 इंक्रीमेंट लगेंगे 2680 के। फिर आपका बेसिक पे स्केल 3 के जितना हो जाएगा, यानी कि 85,920 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हो तो भी, अगर इस इन वर्षों में आपका प्रमोशन हो जाता है तो आप और भी अच्छे और बहुत जल्दी इन पे स्केल को पार कर जाते हो। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, मैं आपको हाईलाइटेड चीजें दिखा देता हूँ। ये तो सभी हैं, इसके बिना तो कोई फॉर्म नहीं भर सकता है, जो मैंने इसको वैसे ही हाईलाइट कर दिया था। हाँ, एज लिमिट की बात करते, एज लिमिट एक बार देख लीजिए कितनी है। एज लिमिट में अगर हम देखें तो एज को कब से गिनी जाएगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एज का जो न्यूनतम जो क्राइटेरिया वो क्या है। आपकी मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम आयु है वो 30 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु आपकी 30 वर्ष तक होनी चाहिए। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो आपकी आयु की गणना 1 जुलाई 2026 तक की जाएगी। ठीक है, आपका जन्म कब से कब तक होना चाहिए। आपका जन्म 2 जुलाई 1996, ठीक है, नोट लेटर देन। ठीक है, यानी कि 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 1900, सॉरी 1 जुलाई 2006, हाँ 1 जुलाई 2006 तक आपका होना चाहिए आपका जन्म। तब आप ये 20 साल, न्यूनतम 20 साल और मैक्स जो अधिकतम 30 वर्ष की आयु के क्राइटेरिया में आप यहाँ पे बैठेंगे कि आपका जन्म अगर 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 1900, सॉरी 2006 तक हुआ है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अच्छा, रिलैक्सेशन देख लीजिए किसको कितना मिलता है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर हैं, ठीक है, उनको 3 वर्ष का आयु का आयु की छूट मिलती है। ठीक है, और जो दिव्यांगजन हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ठीक है, उनको 10 साल तक का आयु की छूट मिलती है। और जो सेना से रिटायर्ड हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो भर्ती थे, 5 साल की, कम से कम 5 साल की सर्विस जो करके आ चुके हैं, ये देखिए, एटलीस्ट 5 ईयर मिलिट्री सर्विसेज जो करके आ चुके हैं, उनके लिए 5 साल का यहाँ पे आयु की छूट दी गई है। अब एक चीज देख लीजिए। ठीक है, द मैक्सिमम एज लिमिट स्पेसिफाइड is applicable to the general category candidate and economical weaker section EWS category candidate। इसका मतलब क्या, इन्होंने इन्होंने ये बात कही है कि जो ये जो यहाँ पे लिखा गया है
तो ये लिखा गया है ना, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30, ये सिर्फ दो कैटेगरियों के लागू होगी, एक ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के लिए, और दूसरी जो यूआर यानी कि मतलब अनारक्षित वर्ग की जो अभ्यर्थी है उनके लिए। अगर आप कहीं से आयु की छूट ले रहे हैं तो उसका आप प्रमाण पत्र, उस वर्ग का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ये इस पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं, ठीक है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट coming under creamy layer are not entitled to be OBC reservation. They should indicated their category as general in the online application form. इन्होंने ये कहा है कि अगर जो कैंडिडेट अन्य पिछड़ा वर्ग से लेकिन वो क्रीमी लेयर में आते हैं तो वो ओबीसी के आरक्षण के लिए पात्र नहीं है, वो अपना फॉर्म जनरल कैटेगरी से ही भरें। ठीक है। और जो कैंडिडेट ओबीसी क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उनको आरक्षण के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है। और आपका जो ओबीसी का प्रमाण पत्र है वो देख लियो क्या है, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। ठीक है। कि आपका जो ओबीसी का जो प्रमाण अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का, और इंटरव्यू टिल द डेट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है। और जब तक आपकी इंटरव्यू की तारीख नहीं होती उसके बीच का होना चाहिए। ठीक, आप उसके बीच में कभी बनवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, समझ में आई आपको बात कि आपको 1 अप्रैल 2026, फिर मैंने अगर वहां पे 1926 बोला तो मैं केवल कंफ्यूज हो जाता हूँ कि अगर, एक मिनट, क्या नोटिफिकेशन है मेरे पास। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने बंद किया, एक बार दोबारा देख लेता हूँ मैं। ठीक है। हाँ ये देखिए, ये वही है कि अगर आपकी जो प्रमाण पत्र की जो तारीख है वो 1 अप्रैल 2026 है, और या उसके बाद से इंटरव्यू की तारीख तक आपका प्रमाण पत्र की तारीख चल जाएगी। फॉर इकोनॉमिकल सेक्शन वीकर सेक्शन कैटेगरी कैंडिडेट्स द सर्टिफिकेट शुड बी वैलिड फॉर द ईयर 2026 एंड 2027, फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2025 2026। समझ में आई बात आपको? ये कह रहा है कि जो आपका आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसका जो सर्टिफिकेट है वो 2025-26 की इनकम के आधार पे 2026-27 के लिए आपका वैलिड होना चाहिए। ठीक है, ये इसमें बात कही गई है। और जो ये कैटेगरी है, ये तो कैटेगरी वी आई, ठीक है, विजुअल इम्पायर्ड में कौन एम्पायरमेंट में क्या क्या सब कैटेगरीज है वो है। ठीक है, ये जो कैंडिडेट इसके लिए मांग करता है उसको ये चीज पढ़ने की जरूरत है। मैं आपको मुख्य मुख्य बिंदु पर लेके चलता हूँ। IUPAC reserves the right to conduct re-exam if there is a doubt about the genuineness, validity of the candidate's current performance. अगर आईपीएस को ऐसा डाउट होता है कि जो आपने रिजर्वेशन लिया है, जो आपने दिव्यांगता का कोई अगर प्रमाण पत्र लगाया है वो गलत है और आपका स्कोर ज्यादा आ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, तो आपका एग्जाम, देखिए, री एग्जाम इफ देयर इज, ये लिखा हुआ ना, कंडक्ट री एग्जाम इफ देयर इज डाउट अबाउट द जेन्युइननेस एंड वैलिडिटी ऑफ द कैंडिडेट स्कोर एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का क्या, ये इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ठीक है, ये उसके क्राइटेरिया है। 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, 5 एकड़ की एक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये 1000 स्क्वायर फीट का जो आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
100 स्क्वायर फीट या फिर 100 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ क्राइटेरिया है, उसके अंतर्गत ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। अब मेन मुद्दा आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, आईटी ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 4 साल का अगर इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस या फिर टेक्नोलॉजी की इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस है, 4 ईयर इंजीनियरिंग है, सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, अगर 4 ईयर इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर उसने किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नो या टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपके पास ये है 4 साल की अगर ये डिग्री है आपके पास, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, और और आपके पास अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन इन सब्जेक्ट्स में, तो भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा ऊपर वाली दोनों कोई डिग्री नहीं है, लेकिन आप ग्रेजुएट हैविंग पास विद DOE ACC बी लेवल अगर आप हो, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करें, तो एज का क्राइटेरिया सेम रखा हुआ है, इसमें 4 वर्ष की डिग्री मांगी है एग्रीकल्चर में। ठीक है, और या फिर जो ये नीचे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इनमें अगर आपके पास 4 साल की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर हाँ, अब मेन मुद्दा आता है, हमारा जो मेन फोकस है वो राजभाषा अधिकारी का है। तो राजभाषा अधिकारी में क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी एंड हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री या ग्रेजुएशन लेवल। ये कह रहा है कि अगर आपके पास स्नातकोत्तर की जो डिग्री है वो हिंदी में है, तो इंग्लिश एज ए विषय आपने अपने स्नातक के स्तर पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि जब आपने BA BCom जो भी किया है उस वक्त आपके पास एक इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, चाहे वो 1 सेमेस्टर में हो, चाहे वो 2 सेमेस्टर में हो, चाहे वो 3 सेमेस्टर में हो, ठीक है, कम से कम 1 सेमेस्टर में आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। और अगर आपके पास जो स्नातकोत्तर की डिग्री संस्कृत में है, अगर आपने PG संस्कृत से किया है, ठीक है, तो आपके पास जो आपकी स्नातक की डिग्री है, जो आपकी बैचलर डिग्री है, उसके अंतर्गत आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके पढ़े हुए होने चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबल हो गए। यानी कि इसमें मैंडेटरी क्या है, आपके पास या तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो हिंदी में या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो संस्कृत में। पहले तो ये क्राइटेरिया सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों फिलअप हो जाते हैं तो उसके बाद अगर जिसने हिंदी से किया है उसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 1 सेमेस्टर में बैचलर में, और जिसने संस्कृत में किया है उसके पास बैचलर में दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, चाहे वो एक ही सेमेस्टर में क्यों ना पढ़े, वो पूरे अपनी बैचलर के टेन्योर के दौरान। अगर हम विधि अधिकारी लॉ ऑफिसर की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी कि उसने LLB की हुई हो और एंड लिखा हो, यानी कि ये महत्वपूर्ण है, ये अथवा में नहीं है, एंड इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। ठीक है, ये ध्यान रखना लो ऑफिसर जो भी तैयारी कर रहे हैं कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और बार काउंसिल में आपका इनरोलमेंट होना ही चाहिए। HR एंड पर्सनल ऑफिसर्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएट हो, ठीक है, एंड 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन, और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR HRD, सोशल वर्क एंड लेबर लॉ। ठीक है, अगर आपने इसमें PG किया हुआ है 2 साल का, और आप ग्रेजुएट हो, तो आप HR वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, राजभाषा वाले बच्चे इस 2-3 मिनट के सेक्शन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस जिसको जितनी जरूरत है वो इतना ज्ञान यहाँ से ग्रहण कर सकता है। मार्केटिंग ऑफिसर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम MMS मार्केटिंग। ठीक है, ये आपकी की हुई होनी चाहिए। ये जो MMS है इसमें मार्केटिंग साथ में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 इयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग, अगर आपने MBA किया है तो उसमें मार्केटिंग का होना चाहिए, ये मेंशन होना चाहिए कि आपने MBA किया है, उसमें मार्केटिंग भी आपके पास था। जब मेरे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे थे तो साथ में हमारे जो ये मार्केटिंग वालों के भी हो रहे थे,
उसमें किसी ने एमबीए तो किया था, लेकिन किसी का अगर ये नहीं किया है ना किसी ने, फिर उसको दिक्कत आ रही थी वहां पे, जब जब उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी। तो आप अगर आपने एमबीए किया है तो उसमें मार्केटिंग का ये पोर्शन होना चाहिए। ठीक है। और जो नीचे डिप्लोमा दिए हुए हैं जो भी है प्रोग्राम, आप देख लेना। ठीक, और क्या है इसमें? फॉर द पोस्ट ऑफ, हाँ एक ये चीज, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, इसको अलग से हाईलाइट कर देते हैं रेड कलर से। हाँ, for post other than IT officer scale 1, candidate should have certificate, diploma, degree in computer operations language, should have studied computer information and technology as one of the subject in the high school, college and institute। इसमें बच्चों के बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्तों के फोन आते हैं, सर हमारे पास ये है, हमारे पास ये डिप्लोमा है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है। तो आज सबके डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर जो जिसने आईटी ऑफिसर की पोस्ट के अलावा अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो उसके पास या तो कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो, या डिप्लोमा हो, या डिग्री हो, ठीक है, ये और या कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज कुछ भी उसने किया हो, या उसने क्या है, उसने कंप्यूटर पढ़ा हो अपने स्कूल टाइम में, टेंथ में, ट्वेल्थ में, ठीक है, और या उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई कोर्स किया, कोई सर्टिफिकेट लिया, वो भी चल जाएगा। चाहे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लिया हो, चाहे सरकारी से लिया, बस वो मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, चल जाएगा। चाहे किसी ने लैंग्वेज कोई किसी ने जावा में किया है, वो सी सी प्लस प्लस और जो जितनी भी लैंग्वेज होती है उसमें भी किसी ने किया है, तो उसका भी, ट्रिपल सी वगैरह जो भी होता है उसमें, उसका भी चल जाएगा। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ये चीज ध्यान रखना, इसके बहुत सारे डाउट आते हैं मेरे पास। अभी कुछ लोगों के ग्रुप में डाउट आए थे कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, लेकिन हमें उसमें कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है। तो उसका भी ये देखिए उन्होंने मेंशन किया है, आपका भी वैलिड है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता देते हैं और चीज इसमें क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी। अच्छा हाँ, एक चीज देखिए कि इस इन दोनों चीजों का निचोड़ मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पॉइंट, नोट पॉइंट नंबर 1 है और नोट पॉइंट नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि आपकी डिग्री, आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिग्री है वो 21 जुलाई 2026 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर उसका सर्टिफिकेट आपके पास आ गया है 21 तक तो सबसे बढ़िया बात है, और 21 तक उसका रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है, अगर उससे आपके इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर उसका रिजल्ट आ जाता है 21 तक, तो भी आप एलिजिबल है। और अगर आपका रिजल्ट 21 तारीख को आ गया है, ठीक है, और जब वो आपकी डिग्री प्रिंट होने जा रही है तो उस पर 21 तारीख ही आपकी मेंशन हो। ठीक है, मोस्टली इंस्टीट्यूट होते हैं वो 21, मतलब जिस तारीख को वेबसाइट पे रिजल्ट अपलोड करते हैं वही तारीख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाई गलती नहीं, किसी गलती से अगर कोई और तारीख छप गई है तो फिर वहां पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन आप तब भी वैलिड हो, आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है, आपका सिर्फ रिजल्ट आया है 21 जुलाई तक, ठीक है, 21/7/2026 तक आपका रिजल्ट आया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप अपीयरिंग हो, आपने एग्जाम दे रखा है लेकिन आपका किसी भी, अगर आपका और सब्जेक्ट का आ चुका रिजल्ट, एक का बाकी है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए। ये देखिए, द डेट ऑफ पासिंग of the eligible examination will be the date of appearing on the mark sheet or provisional certificate issued by the university and institute. In case of result of the particular examination is posted on the website of the university institute and web-based certificate is issued, then proper document certificate in original issued and signed by the appropriate authority of the university and institute indicate the date of the passing properly mentioned thereon will be रिकॉग्नाइज्ड, या फिर इसको मतलब ऐसा ही होता है इसका अर्थ, फॉर वेरिफिकेशन एंड फर्दर प्रोसेस, रिकमेंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ फर्दर प्रोसेस। ठीक है, ये वही चीज है।
कैंडिडेट, अब परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होती है, ये तो आपको पता ही है कि 2 डेसिमल होते हैं वहां तक जाता है। अगर आपका डेसिमल अगर 0.5 है तो आपका वो 1 तक जाता है। अगर 0.5 से ऊपर जा रहा है तो फिर वो अगली उस परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि इन्होंने बताया है। और सीजीपीए का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना एक रूल बनाती है कि ये हमारा ये सीजीपीए क्राइटेरिया है। वो आपके सर्टिफिकेट के आगे पीछे लिखा हुआ होता है, तो उसी हिसाब से आपके जो मार्क्स के जो प्रतिशत है वो नापे जाएंगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर, हाँ ये देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेशंस विल बी समरली रिजेक्टेड। ठीक है, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप कितनी भी एलिजिबल हो, किसी भी कितने भी इसमें जो दिए हुए ना, मार्केटिंग, एचआर, ये वो फलाना दिन का, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो भैया। ठीक है, फीस की बात करते हैं तो फीस इसमें देख लीजिए, SC ST और PWD के लिए 175 रुपये है, इंक्लूसिव जीएसटी। और सभी EWS और OBC और सब के लिए 850 रुपये चार्जेस है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, ये प्रोफेशनल नॉलेज वाला अब की बार सब में आ गया है, फ्री में। ठीक है, ये ये जो एग्जाम पैटर्न है ये IT के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, HR के लिए, मार्केटिंग के लिए है। अब हमारे वाला भी देख लीजिए। देखिए, मैक्सिमम मार्क्स उतने ही हैं हमारे, मैक्सिमम मार्क्स चेंज नहीं हुए हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स चेंज नहीं हुए, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन घट गए हैं। पहले 150 क्वेश्चन आते थे, अब सिर्फ क्वेश्चन आएंगे 100। ठीक है, मार्क्स आएंगे 125। इंग्लिश के पहले 50 नंबर का होता था, अब इंग्लिश का, सॉरी, 25 नंबर का होता था, 50% आते थे। अब इन्होंने क्या किया, 25 नंबर का ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन 25 आएंगे, 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। यानी कि 20 मिनट का सेक्शन आपका इंग्लिश का खुलेगा। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में पहले 50% आते थे, 40 मिनट का हमें टाइम मिलता था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें सिर्फ 25% आएंगे और 25 नंबर आएंगे और 20 मिनट का हमें टाइम मिलेगा। ठीक है, और जो ये GA वाला पोर्शन था, स्पेसिफिक रेफरेंस टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, फाइनेंशियल सेक्टर, ये वाला, ये क्या है, ये 25%, पहले 50 आते थे पर्सन, 40 मिनट में हमें करने होते थे, 50 नंबर होते थे, अब 25% आएंगे, 25 मार्क्स होंगे और 20 मिनट में हमें करने हैं। ठीक है दोस्तों, जुड़ा सिर्फ ये है, ये जो बला नई आई है ना, लोग इससे घबरा रहे हैं, ये बला नहीं जुड़ी है। ठीक है, ये देखिए, ये बला नहीं जुड़ी है, ये प्रोफेशनल नॉलेज वाली। अब इसमें क्या आएगा, सारे राजभाषा अधिकारी के जो अभ्यर्थी हैं, जो वो बस घबराए हुए हैं इस चीज को लेकर, इसमें कुछ नहीं आएगा। जो राजभाषा के नियम, अधिनियम, और जो आप सामान्य हिंदी पढ़ते हो SSC वगैरह के लिए, वही आएगा। और इस पे हम बात थोड़ी बहुत बंदा ने ट्रांसलेशन पूछ लेगा। और इतना घबराने की बात नहीं है इसमें, हम इस पे भी खुल के चर्चा करेंगे, क्या आएगा, कैसे करना है, कितना करना है, उसकी चिंता मत कीजिए आप, हम आपको बताएंगे। बस आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। अच्छा, ये चीज नोटिस की आपने कि 20 मिनट यहाँ पे, 20 मिनट यहाँ पे, 40 मिनट, 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 80 मिनट। ठीक है, यानी कि 40 मिनट का समय कम किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 50% भी कम किए गए हैं। पहले हर 50% के पीछे 40 मिनट दिया जाता था, अब हमें वही है कि हर 50% के पीछे 40 मिनट दिया जा रहा है, लेकिन 50% कम हुए हैं, नंबर उतने ही हैं, तो हमें 80 मिनट दिए जा रहे हैं। लेकिन वो 80 मिनट में पहले 2 सेक्शन होते थे, ठीक है, अब इसमें 4 सेक्शन कर दिए गए हैं। और ध्यान रखना, चारों में ही आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है उसका ध्यान रखना है। पहले हम 3 में ध्यान रखते थे, अब हमें चारों चारों सब्जेक्ट में ध्यान रखने हैं। कैंडिडेट हैव क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट स्कोरिंग मिनिमम कट ऑफ। ये लाइन देख रहे हो, खतरे की घंटी, जो हम ध्यान नहीं रखते कई बार। रीजनिंग में बहुत नंबर आ रहे हैं भैया, हमारा तो रीजनिंग रीजनिंग से हो जाएगा, सही है, हम GA नहीं पढ़ के जाएंगे, हम इंग्लिश से कर लेंगे। अरे माताओं, बहनों, भाइयों, ऐसे नहीं होगा। ठीक है,
अब आपको मिनिमम स्कोर रीजनिंग में भी लेके आना है, इंग्लिश में भी लेके आना है, जीए में भी लेके आना है, और प्रोफेशनल नॉलेज में भी लेके आना है। Adequate number of candidate in each category, as decided by the IBPS, depending upon the requirement, will be shortlisted for the online मेंस एग्जाम। अब आपका जो प्री का है वो मुद्दा यहाँ से खत्म हो जाता है। अब हम घुसते हैं मेंस एग्जाम में। ठीक है। ये सिलेबस आईटी जो आईटी वाईटी वाले हैं, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, एचआर है, उनका है। ठीक है। और ये है राजभाषा अधिकारी का। ये जो जंजाल इन्होंने जो नया जो जाल बुना है ना, हमें फंसाने के लिए, लेकिन हम फंसने वाले नहीं हैं। हम इसको भी पार करके जाएंगे, इसका भी एक तोड़ निकालेंगे बढ़िया सा। देखते हैं, चर्चा करते हैं एक बार। इंग्लिश 30 नंबर की आएगी। पहले क्या होता था, इस एग्जाम से पहले 2025 तक ये सिस्टम था कि सिर्फ 45% आते थे प्रोफेशनल नॉलेज के, और 30 मिनट का होता था, और अगले 30 मिनट में आपको 2 ट्रांसलेशन करनी होती थी। बस बात खत्म। ये होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इन्होंने डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया है। ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्टिव किस मोड में होगा वो भी अभी देखना है आगे। इंग्लिश लैंग्वेज का देखिए, जिसमें कहा गया कि 30% आएंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स होंगे, और 25 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है। रीजनिंग भी आएगी अब, 40 नंबर की, 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। 40 से मार्क्स मिलेंगे, और 40 प्रश्न आएंगे, 35 मिनट का आपको समय मिलेगा। ठीक है, कर दिया ना थोड़ा टफ। अब जो बच्चा थोड़ा अगर मतलब जिसने कभी कभार हिंदी या संस्कृत से एमए कर लिया और वो प्रॉपर बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, उसको इसमें बहुत फायदा मिलने वाला है। वो तो इसमें 4 चांद लगा देगा। लेकिन इसमें एक और चीज भी आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ये कहा गया है कि प्रोफेशनल नॉलेज जो 50% है, ठीक है, वो 100 मार्क्स के होंगे। देख रहे हो विनोद? हाँ विनोद, देख रहे हो क्या किया इन्होंने? प्रोफेशनल नॉलेज के 50% होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और 45 मिनट का समय होगा। आपका पेपर इसी पे डिसाइड है, आप इसमें कितने लेके आ रहे हैं। ठीक है। टोटल हो गए 150%, 200 नंबर के, 125 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ये सेक्शन ध्यान रखना, 25 मिनट का एक सेक्शन है इंग्लिश के लिए, 35 मिनट का रीजनिंग के लिए सेक्शन है, 20 मिनट का जीए के लिए सेक्शन है, और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 45 मिनट का सेक्शन है। और प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 2 पर्सन आएंगे, उसका 25 नंबर है। ठीक है, यानी कि 12.5 नंबर का 12.5 का एक क्वेश्चन होगा डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है। ये बेसिकली उन्हें आरबीआई वाला बना दिया है। ठीक है, जो आरबीआई का एग्जाम होता है ना, वो लगभग लगभग ऐसा ही होता है। उस जैसा बना दिया है, सब कुछ आएगा, आपको करना है, सब कुछ करना है। ठीक है। और सेम सिस्टम इन्होंने इसमें रखा है लो ऑफिसर वालों में भी। ठीक है। ये देखिए, ये लाइन पढ़िए। इन द मेंस एग्जामिनेशन ऑल टेस्ट एक्सेप्ट प्रोफेशनल नॉलेज विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, and merit list will be done on the basis of candidates score in the test of professional knowledge। समझे बबुआ? का खेला खेले वे। ठीक है। ये देखिए, प्रोफेशनल नॉलेज में के जो ये मार्क्स हैं, ये जो अपने 100 मार्क्स हैं, और ये जो 25 मार्क्स हैं, यानी कि इन 125 मार्क्स में से हमारा डिसाइड होगा। ये जो 30 40 और ये जो है ना, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। will be qualifying in nature and merit list will be done on the basis of the candidate's score in the test of। ये थोड़ा ठीक किया है इन्होंने। ये हिंदी वालों के लिए ठीक है, इसमें आपका मेरिट तो बनेगा नहीं, सिर्फ इसमें मतलब जितने आपको आते हैं, मतलब मैक्सिमम जितने आपको आते हैं उतने हम करके आ जाइए सेफ सेफ स्कोर में, तो आपका ठीक रहेगा। लेकिन ये जो प्रोफेशनल नॉलेज वाले 150% है ना, 100 नंबर के, और जो ये है डिस्क्रिप्टिव वाला 25 नंबर का, दो 2%, इनको खींच के लेना होगा। ये 125 नंबर आपका आगे भविष्य डिसाइड करने वाले हैं, निर्णय करेंगे आपके भविष्य का। ये 125, हाँ 125 है ना, हाँ 125 नंबर।
दोस्तों। हम्म। आगे क्या है इम्पोर्टेंट इसमें, वैसे कि तो मैंने जो मेन मुद्दा यही था। नेगेटिव मार्किंग ये है ही 1/4 यानी कि 0.25 है। अगर आपने 4% गलत किए तो आपका एक सही पर्सन कड़क कट जाएगा। कट ऑफ स्कोर क्या है कि ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एंड आल्सो सिक्योर सफिशिएंट हाई स्कोर इन द टेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज। तो मैंने बात आपको बता दी है कि जो ये वाला पोर्शन है इसमें, ये वाले जो तीन है ना, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए, इसमें आपको मिनिमम नंबर लेके आने हैं। जो प्रोफेशनल नॉलेज के दोनों टेस्ट है ना, एक ये 100 नंबर का और एक 25 नंबर का, ये बबुआ ये एक तो ये 100 नंबर वाला ये, और ये 25 नंबर वाला ये, इसमें आपको हाईएस्ट नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तभी आपका इंटरव्यू के लिए आप बेड़ा पार होगा, वरना तो ठाकुर तो गियो। ठीक है, वरना आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, और जो कि हमें होने नहीं देना है। जाको राके साइया तो मार सके ना कोई। आगे पेनल्टी मार्क वाला हो गया, कट ऑफ वाला हो गया, मेन यही था। स्कोर वाला हो गया, नॉर्मलाइजेशन तो होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिए आप, एक चीज ध्यान में रखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरत, जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। जब हम 2024 वाला एग्जाम देने गए थे, उसमें इतना गंदा एग्जाम आया था, लेकिन हम घबराए नहीं थे, इसलिए सिलेक्शन हो गया। वरना बहुत कोई, हम 30 मार्क का नहीं थे, हम पहली बार एग्जाम दे दे रहे थे। ठीक है, और बहुत बड़े हम महारथी नहीं थे उस वक्त की, मतलब हम पहले भाई हाँ हमें तो सब कुछ आता है, पहली बार में ही हमने बहुत कुछ किया, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, नहीं। बस सही स्ट्रेटजी अपनाई, हौसला बनाए रखा, एग्जाम देखा बहुत हार्ड है तो एक ही दिमाग में बात है कि हार्ड है तो सबके लिए है, मेरे अकेले के लिए नहीं है। जो मैं पढ़ के आया हूँ वो ही लोग सब पढ़ के आए हैं, वही मैं ग्रुप में शेयर शेयर करता हूँ आपके साथ। राज भाषा विभाग की वेबसाइट से जो भी चीजें आती है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कुछ दोस्त है वो आपको ट्रांसलेशन की अपनी ग्रुप में प्रैक्टिस करवा देते हैं, बस उससे अपना काम चल जाता है। आगे देखिए, मेन इसमें क्या है, अब वैकेंसी पे चलते हैं ना। एक मिनट, इसमें क्या है, ये तो वो है कि हाँ, एक चीज ये ध्यान रखिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आप कट ऑफ क्लियर करते हैं ना, ठीक है, और आप रिजर्व कैटेगरी में आपने जनरल कैटेगरी से अगर कट ऑफ क्लियर की है तो आप जनरल कैटेगरी में समझे जाओगे। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपकी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं देना है। अगर आपने कट ऑफ रीजनल सॉरी जनरल कैटेगरी से क्लियर की है, आप SC ST OBC से हो, ठीक है, और आपने जनरल कैटेगरी से अपना कट ऑफ क्लियर किया, आपका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ, लेकिन जब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बात कही गई है इसके अंतर्गत। और क्या है बबुआ, इसमें बहुत लंबी हो गई है वीडियो, बहुत ही लंबी हो गई है भाई। मैं तो इसे कई भागों में बांटना चाह रहा था, लेकिन हाउ टू अप्लाई अप्लाई एक हाउ टू अप्लाई वाली हम बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे अलग से। आपको सब कुछ कच्चा चिट्ठा इसका बता दिया मैंने। अब एक बार वैकेंसी पे चल लेते हैं। कहाँ है वैकेंसी भाई? हाँ ये देखिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में कितनी वैकेंसी आई है? 190। HR पर्सनल्स में कितनी आई है? 60 वैकेंसी। IT ऑफिसर की 301 वैकेंसी। लॉ ऑफिसर की 105 वैकेंसी। बहुत गजब वैकेंसी आई है लॉ ऑफिसर की आपकी बार। मार्केटिंग ऑफिसर की है, जीरो कैसे हो सकती है भाई? ये मार्केटिंग वाली वैकेंसी पक्की आएगी, ठीक है, क्योंकि हर बैंक में मार्केटिंग वालों की शॉर्टेज है कहीं ना कहीं। तो ये आप मार्केटिंग वाले अगर ऐसे सोच रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, तो भाई फॉर्म भरना, तैयारी करना, वैकेंसी पक्की आएगी। ये देखिए, ये है अपना खजाना राजभाषा अधिकारियों का। किस बैंक में कितनी वैकेंसी आई है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने 7 वैकेंसी दी है, एक SC से है, एक OBC से है, 5 UR से है, ST और EWS से 0 वैकेंसी है। बैंक ऑफ इंडिया
मेरे बैंक ने 10 वैकेंसी दी है। ठीक है। 6 वैकेंसी यूआर से है, एक वैकेंसी ईडब्ल्यूएस से है, और 2 वैकेंसी ओबीसी से है, और एक वैकेंसी एससी से है। केनरा बैंक में देख लीजिए, 20 वैकेंसी दी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 31 वैकेंसी दी है। भाई साहब, क्या मतलब, वो कह रहे हैं ना भी, मतलब छप्पर फाड़ के वैकेंसियां दी अब की बार। पंजाब एंड सिंध बैंक ने 11 वैकेंसी, पंजाब नेशनल बैंक ने 10 वैकेंसी। ये तो अपना 10 20 25 मेंटेन करते हैं पीएनबी वाले तो। अब देखिए, टोटल हमारी 89 वैकेंसी है। ठीक है। 89 वैकेंसी में एससी की 11 वैकेंसी है, एसटी की 6 वैकेंसी है, और ओबीसी की 21 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 8 वैकेंसी है, और यूआर की 43 वैकेंसी है, और एक वैकेंसी आईडी में है। ठीक है। ये जो दिव्यांग जनों की कैटेगरी होती है, इसमें ये है एक वैकेंसी। और ये किस बैंक ने दी है? ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। ठीक है। नीचे एग्जामिनेशन सेंटर है, ये अपनी सुविधा अनुसार अपना शहर चुन लेना, वहां अच्छे से जाके एग्जाम देना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना उससे पहले। ठीक है। ठीक है दोस्तों, राम राम सभी को। राम राम सारियाना। धन्यवाद। अगर आप अंत तक पहुंचे हो तो आपको सारी छोटी छोटी जानकारी मिल गई होगी इस एग्जाम के बारे में। और बाकी डिटेल में हम वीडियो बनाते रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको अभी टाइम तो क्या हो चुका है? टाइम सुबह का हो चुका है। आज वीडियो बनाते बनाते सुबह का टाइम हो चुका है, 5 बज चुके हैं। 4:48 हो चुकी है। तो दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। ठीक है। अच्छे से खाइए पिए, सेहत अपनी अच्छी रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए। अरे 7 महीनों की बात है, कुछ कोई बात नहीं है भाई, 7 ही महीने पढ़ना है। वरना स्टेट के एग्जाम होते हैं 6 6, मतलब मैं कहता हूँ कोई कोई हो गया 6 साल लगा देते हैं, वो लटकी रहती है, लटकी रहती है, लटकी रहती है। सिर्फ 7 महीने मेहनत करनी है ढंग से। इस पूरे प्रोसेस में 2 महीने प्रीलिम्स के लिए, फिर 1 1 1.5 महीना 2 महीने उसके लिए, फिर इंटरव्यू के लिए। 7 महीने अपनी जिंदगी को दे दो, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद।